जितने आराम आराम से आते हैं। 8-7 हो गए हैं। 3 मिनट और देखते हैं और फिर स्टार्ट करते हैं।
अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज हम लोगों ने पढ़ना है कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, सबको स्क्रीन नजर आ रही है? यस मैम, आ रही है। अच्छा, कनेक्टिव टिश्यू जो है ये बहुत ही हमारा इम्पोर्टेंट बॉडी का पार्ट है। ठीक है, एपिथेलियम जो होता है बिल्कुल उसके नीचे होता है। हमने पढ़ा था कि एपिथेलियम जो है उसकी लाइनिंग मेम्ब्रेन जो है वो होती है बेसमेंट मेम्ब्रेन। बेसमेंट मेम्ब्रेन के बिल्कुल नीचे से जो है हमारे पास स्टार्ट होता है कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू को हम सपोर्टिंग टिश्यू भी कहते हैं। ठीक है, सपोर्टिंग टिश्यू हम इसलिए बोलते हैं कि ये डिफरेंट स्ट्रक्चर को आपस में कनेक्ट करता है। ठीक है, और ये सपोर्ट भी प्रोवाइड करता है क्योंकि एपिथेलियम के नीचे है तो इसलिए हम इसे सपोर्टिंग टिश्यू बोल रहे हैं और कनेक्ट भी कर रहे हैं काफी चीजों को एक दूसरे से। ठीक हो गया। और अगर हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करें तो एपिथेलियम में हमने पढ़ा था कि सेल ज्यादा होते हैं और इंटरसेलुलर सब्सटेंस जो होता है वो कम होता है। ठीक है, तो उसका कनेक्टिव टिश्यू में सेल्स कम होते हैं लेकिन इंटरसेलुलर सब्सटेंस जो होता है वो ज्यादा होता है। ठीक हो गया, ये चीजें इसके अंदर आती हैं। ठीक है, और अगर हम इसके फिर बात करें कि इसके अंदर होता क्या क्या है इसके स्ट्रक्चर के अंदर, तो दो मेन चीजें हैं। एक हो गया सेल्स और दूसरा हो गया ग्राउंड सब्सटेंस। ठीक है, ग्राउंड सब्सटेंस जो है वो किसका पार्ट है आप सबको पता होगा? पता है बच्चों कुछ? अच्छा, इस तरह कर लेते हैं इसको इजी बनाने के लिए कि जो हमारे पास कनेक्टिव टिश्यू है उसके स्ट्रक्चर में हमारे पास आती हैं दो चीजें। एक आता है सेल आता है और दूसरा आता है ईसीएफ। ठीक है, एक्स्ट्रा सेलुलर सब्सटेंस। और जो ये एक्स्ट्रा सेलुलर सब्सटेंस है इसके अंदर क्या क्या चीजें हो गई? दो ही चीजें हैं, एक है ग्राउंड सब्सटेंस और दूसरा क्या है? फाइबर्स। क्या क्या है बच्चों? ग्राउंड सब्सटेंस एंड फाइबर। ये यहाँ तक समझ आया आपको सबको? यस मैम। ठीक है, सेल्स हो गए और ईसीएफ हो गया, ईसीएफ के अंदर ग्राउंड सब्सटेंस हो गया और फाइबर्स हो गए। ठीक है, फिर ग्राउंड सब्सटेंस जो है हमने अब ये देखना है कि ग्राउंड सब्सटेंस में कौन कौन सी चीजें और फाइबर्स में कौन कौन सी चीजें। ठीक है, ग्राउंड सब्सटेंस जो है इसके अंदर प्रोटियोग्लाइकेंस है और दूसरा क्या है? ग्लाइकोप्रोटीन्स है। क्या क्या चीजें हैं? प्रोटियोग्लाइकेंस और ग्लाइकोप्रोटीन्स और फाइबर्स। हाँ जी, ये दो चीजें हैं। और फाइबर्स जो है इसके अंदर है कोलेजन फाइबर्स, रेटिकुलर फाइबर्स और इलास्टिक फाइबर्स। तीन तरह के फाइबर्स हैं। नंबर 1 कोलेजन फाइबर्स, नंबर 2 रेटिकुलर फाइबर्स और नंबर 3 इलास्टिक फाइबर्स। ठीक है, समझ आया? ये मुझे याद करने की चीजें हैं। सॉरी, अच्छा हमने करा, मैं एक दफा फिर से रिपीट कर देती हूँ कि इसके स्ट्रक्चर में क्या क्या चीजें होती हैं। सेल्स होता है और ईसीएफ होता है। ईसीएफ जो है उसके अंदर हमारे पास दो मेन चीजें, ग्राउंड सब्सटेंस और फाइबर्स। और ग्राउंड सब्सटेंस जो है वो ग्लाइकोज अमाइनोग्लाइकेंस होता है और ग्लाइकोप्रोटीन्स होता है। ठीक है, और फाइबर्स कौन कौन से हैं? कोलेजन फाइबर्स, रेटिकुलर फाइबर्स
और इलास्टिक फाइबर्स। ठीक हो गया, ये हमने इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स में कर लिया। अब अगर हम इसके फंक्शन पे आते हैं, तो ये जो हमें स्क्रीन पे शो हो रहे हैं ये इसके फंक्शन है। ये अभी इसकी डेफिनेशन में भी हमने करा है। इसका मेन फंक्शन क्या है कि ये डिफरेंट स्ट्रक्चर्स को आपस में बाइंड कर रहा है। क्योंकि ये एपिथेलियम के बिल्कुल नीचे है तो इसे हम सपोर्टिंग स्ट्रक्चर बोल रहे हैं। ठीक है, और फिर क्या हमारे पास है कि ऑर्गन सिस्टम जो है उसको स्ट्रेंथ भी प्रोवाइड कर रहा है, जाहिर है सपोर्ट कर रहा है तो स्ट्रेंथ भी दे रहा है। नंबर 2, बाइंडिंग के बाद ये क्या इसका मेन फंक्शन है, प्रोटेक्शन। ठीक है, प्रोटेक्शन किस तरह करता है कि जिस तरह कुछ हमारे ऑर्गन्स जो है उसके ऊपर एक एक्सटर्नल कवरिंग भी बनाता है। ठीक है, तो उस केस में क्या है, ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, अब नंबर 3 में क्या है, कंपार्टमेंटलाइज स्ट्रक्चर्स। इसमें क्या है कि हमारे जो स्केलेटल मसल्स हैं, ठीक है, स्केलेटल मसल्स को हमने अगर आप लोग इसका स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तो उसके अंदर क्या होगा कि उसके अंदर कंपार्टमेंट्स बने होते हैं। ठीक है, कंपार्टमेंट्स, स्केलेटल मसल मेन तो है लेकिन उसके कंपार्टमेंट्स किस तरह बने होते हैं कि वो कनेक्टिव टिश्यू होता है। ठीक है, डिफरेंट जो कंपार्टमेंट्स बने होते हैं स्केलेटल मसल के अंदर वो कनेक्टिव टिश्यू से बने होते हैं। ठीक हो गया, फिर हमारे पास स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू जो है इसके अंदर ब्लड आता है। ठीक है, ब्लड आता है तो इसलिए ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी है। ठीक है, उसके अंदर आप सबको पता है कि एक्सचेंज होता है, मीडियम फॉर एक्सचेंज है। ठीक है, उसके बाद क्या है कि एडिपोज टिश्यू के अंदर होता है तो स्टोर्ड एनर्जी जो है एनर्जी को स्टोर करता है फैट स्टेज में, और जो हमारा फास्टिंग स्टेज होता है तो ये एडिपोज टिश्यू जो है फैट सेल्स जो होते हैं ये ब्रेक होके एनर्जी को रिलीज कर। क्या है कि इसके साथ और भी स्ट्रक्चर्स हैं जैसे कि मैक्रोफेजेस हो गया। ठीक है, वो भी फॉरेन बॉडी जो है उसे इनगल्फ कर लेते हैं, तो ये भी हमारे पास इम्यून रिस्पॉन्स हो गया, फाइब्रोब्लास्ट, ये सारी चीजें जो है ना मिलके ये काम करती हैं। दूसरा एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज हमने एपिथेलियम के अंदर पढ़ी थी कि एपिथेलियम जो है वो नॉन वेस्कुलर स्ट्रक्चर है। ठीक है, नॉन वेस्कुलर स्ट्रक्चर होने की वजह से दूसरा क्वेश्चन क्या आता है कि इसके न्यूट्रिएंट्स और ब्लड सप्लाई, न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन सप्लाई जो है वो कहाँ से आता है। ठीक है, तो वो इस कनेक्टिव टिश्यू के थ्रू हमारी बॉडी में आता होता है। ठीक हो गया, अच्छा समझ आ गई ये चीज सारों को? यस मैम। सही। अच्छा, दूसरा एक और इसका इम्पोर्टेंट वो फंक्शन ये भी होता है कि कभी कभार ऐसा होता है कि कोई बैक्टीरिया जो होता है वो एपिथेलियम के थ्रू एंटर हो जाता है, तो इसके मैट्रिक्स के अंदर क्योंकि हमारे पास क्या है कि डिफरेंट स्ट्रक्चर होते हैं। ठीक है, तो वो क्या करते हैं एज ए फिजिकल बैरियर रोल प्ले करते हैं, और वो जो सारे मटेरियल जो या फिर फॉरेन बॉडीज हमारी बॉडी में जो है एंटर हुए होते हैं उनको मैक्रोफेजेस इनगल्फ कर लेते हैं। ठीक है, ये इसका एक और इम्पोर्टेंट फंक्शन था। ये हम पढ़ चुके हैं कि इसके कंपोनेंट्स में दो मेन कंपोनेंट्स आते हैं, एक आता है नंबर 1 एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स। ठीक है, एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स, और दूसरा हमारे पास क्या आते हैं, सेल्स आते हैं। ये एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स जो है इसके अंदर हमारे पास ग्राउंड सब्सटेंस है। या आप साइड वाली पिक्चर पे देखें तो एक तो आपको जो थ्रेड की तरह नजर आ रहे हैं ये फाइबर्स नजर आ रहे हैं। ठीक है, फाइबर्स के अंदर जो जितना हमारे पास है वो ग्राउंड सब्सटेंस है। ठीक है, जो प्लेन है। ठीक है, और जो सेल्स आपको ये नजर आ रहे हैं ये बेसिकली हमें ज्यादातर फाइब्रोब्लास्ट ही नजर आते होते हैं, ये सेल्स हमें नजर आ रहे हैं। ठीक है, ये पिक्चर क्लियर हुई? और ये वेस्कुलराइज्ड ऑर्गन है, जिस तरह एपिथेलियम जो था वो नॉन वेस्कुलर था, जो कनेक्टिव टिश्यू है वो वेस्कुलर स्ट्रक्चर है। अच्छा, अब कंपोनेंट्स अब तक बार बार ये चीज रिपीट हो रही है ताकि आपको कंपोनेंट्स इसके याद रहें। नंबर 1 क्या था, सेल्स। नंबर 2 क्या था, ईसीएफ, या फिर उसे मैट्रिक्स भी हम बोल सकते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, सबसे पहले हम इसके देख लेते हैं, सेल्स को देख लेते हैं।
ठीक है। सेल्स के अंदर क्या है कि हमारे पास दो तरह के सेल्स हैं। एक सेल्स तो वो हैं जो कि रेजिडेंट सेल्स हैं। रेजिडेंट सेल्स फिक्स सेल्स हैं जो कि हमारी बॉडी के अंदर होते ही होते हैं, और दूसरे जो होते हैं माइग्रेंट सेल्स या फिर वॉन्डरिंग सेल्स होते हैं, वो हमारी बॉडी में सिर्फ तभी आते हैं, मतलब हमारी बॉडी में नहीं, सॉरी, कनेक्टिव टिश्यू में हमारे पास तभी आते हैं जब उनकी जरूरत होती है। ठीक हो गया। रेजिडेंट सेल्स जो है उसमें हमारे पास आ गया नंबर 1 फाइब्रोब्लास्ट, नंबर 2 आ गया एडिपोसाइट्स, और फिर हो गया मीसेनकाइमल सेल्स। ठीक है। एक और भी होता है इसका वेरिएंट फाइब्रोब्लास्ट का, जिसे हम बोलते हैं मायोफाइब्रोब्लास्ट। ठीक हो गया। फाइब्रोब्लास्ट हो गया, एडिपोसाइट्स हो गया, और नंबर 3 क्या हो गया, मीसेनकाइमल सेल्स हो गया। ये सेल्स जो हमारे पास रेजिडेंट सेल्स होते हैं। ठीक है। ये हमारे कनेक्टिव टिश्यू के अंदर होते हैं, परमानेंट होते हैं। ठीक हो गया। अब अगर हम फाइब्रोब्लास्ट को देखें, अच्छा चलें इसके फंक्शन हम नेक्स्ट उसमें करते हैं। अच्छा, पहले फिर हमारे पास क्या है, वॉन्डरिंग सेल्स है या फिर माइग्रेंट सेल्स है। ठीक है। वॉन्डरिंग सेल्स या जो हमारे पास माइग्रेंट सेल्स है, इसके अंदर भी 4 टाइप्स आ जाती हैं। ठीक है। मेन 4 टाइप्स हैं, लेकिन देखें तो और ज्यादा भी है। एक है नंबर 1 मैक्रोफेजेस, नंबर 2 मास्ट सेल्स, नंबर 3 प्लाज्मा सेल्स। ठीक है। और हमारे पास ल्यूकोसाइट्स भी होते हैं। जैसे ल्यूकोसाइट्स के अलावा पिगमेंट सेल्स हैं, इजोफिल्स हैं, न्यूट्रोफिल्स हैं, ये भी सारे हमारे पास मौजूद होते हैं। ठीक है। फिर हमारे पास आता है मैट्रिक्स। मैट्रिक्स के अंदर फिर डिफरेंट जो ग्राउंड सब्सटेंस है वो हमारे पास प्रोटियोग्लाइकेंस और ग्लाइकोज अमाइनोग्लाइकेंस होता है। सिर्फ इतना ही याद रखें, तो फिर वो फर्दर बायोकेमिस्ट्री वाली चीज हो जाएगी कि सल्फेट है, नॉन सल्फेट है। ठीक है। उसके बाद नंबर 2 हमारे पास फाइबर्स है। फाइबर्स हम कर चुके हैं, कोलेजन फाइबर्स है, इलास्टिक फाइबर्स है, और नंबर 3 क्या है, रेटिकुलर फाइबर्स है। बच्चे बेशक की आप पिक्चर ले लें और फिर आपको ये याद ही करना है। वॉन्डरिंग सेल्स में आप ल्यूकोसाइट्स भी ऐड करेंगे। ठीक है, समझ आई यहाँ तक? Yes, ma'am. Yes, ma'am. अच्छा ये फिर हम इसको देख लेते हैं, जो हमारे पास सेल्स हैं। तो रेजिडेंट सेल्स हैं। रेजिडेंट सेल्स के अंदर सबसे पहले हम देखेंगे फाइब्रोब्लास्ट। ठीक है। फाइब्रोब्लास्ट जो है, ये नीचे जो आपको पिक्चर नजर आ रही है, ये फाइब्रोब्लास्ट है। ठीक है। इस तरह की इसकी शेप होती है। ठीक है। और सबसे ज्यादा जो है यही होते हैं, लार्ज होते हैं, तो स्लाइड में भी हमें ये ज्यादा इजीली नजर आ जाते हैं। ठीक है। अब अगर इसकी मेन चीज आपने क्या देखनी है कि फंक्शन क्या है इसका। ठीक है। फंक्शन में इसका लिखा हुआ है कि ये एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स जो है उसको सिक्रीट करता है। ठीक है। एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स जो ये सिक्रीट कर रहा है किस तरह कि ये जो है प्रोटीन्स, कोलेजन और इलास्टिन जो है उसको सिक्रीट कर रहा है। ठीक है। तो ये सिक्रीट जब होते हैं तो इनकी पॉलीमराइजेशन होती है, और पॉलीमराइजेशन होके ये बना लेते हैं कनेक्टिव टिश्यू फाइबर्स। दूसरा क्या ये कर रहा है कि ग्लाइकोज अमाइनोग्लाइकेंस भी बना रहा है, प्रोटियोग्लाइकेंस जो ग्राउंड सब्सटेंस है हमारा। ठीक है। तो ये मैट्रिक्स के दोनों कंपोनेंट्स हमारे पास, फाइबर्स और ग्राउंड सब्सटेंस। ठीक है। फाइबर्स भी ये बना रहे हैं किस तरह, प्रोटीन, कोलेजन और इलास्टिन को सिंथेसाइज कर रहा है, जिसकी फिर पॉलीमराइजेशन होती है और वो कनेक्टिव टिश्यू फाइबर्स बन जाते हैं। दूसरा क्या करता है ये कि सिक्रीट करता है ग्लाइकोज अमाइनोग्लाइकेंस, ग्लाइकोप्रोटीन्स और प्रोटियोग्लाइकेंस, जितना भी हमारे पास यानी कि ग्राउंड सब्सटेंस है वो। बच्चों आप लोगों को समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? मुझे लग रहा है शायद नहीं समझ आ रहा। ऐसा ही है? मैम आ रहे। आ रहा है, क्योंकि ये थोड़ी सी ना बोरिंग चीजें हैं, या लेकिन करनी पड़ेंगी, क्या करें। ठीक है। अच्छा नंबर 2 जो हमारे पास इसके फिर परमानेंट में क्या आ जाता है, एडिपोसाइट्स आ जाते हैं। एडिपोसाइट्स जो है वो ये बहुत ही आइडेंटिफाई करना बहुत ही इजी है। ये भी हमें नजर आते हैं कि ये वैक्यूल शेप नजर आएगा। नीचे इसकी जो है
पिक्चर बनी हुई है, ये इसी तरह ही होगा कि बीच में एक एल्वियोलाई की तरह या फिर कोई भी है एयर स्पेस सा, एक वैक्यूल सा बना होगा, खाली स्पेस बना होगा, उसकी इसी तरह पिंक कलर की लाइनिंग होगी, इस तरह गोल गोल से ही बने हुए होंगे। अच्छा, इसका एडिपोसाइट जो है, इसका मेन फंक्शन क्या है कि ये फैट को फॉर्म करता है, उसको स्टोर भी करता है। ठीक है, स्टोर क्या करता है कि फैट से जब हम खाना पीना करते हैं तो एक्स्ट्रा जो हमारे पास वो होता है वो एज ए फैट स्टोर हो जाता है हमारी बॉडी के अंदर, और जब फास्टेस्ट स्टेज होती है तो ये जो स्टोर्ड फैट होता है ये जो है ब्रेक डाउन होता है और एनर्जी रिलीज में काम आता है। ठीक हो गया, एडिपोसाइट्स हो गया, फाइब्रोब्लास्ट हो गया, और नंबर 3 पे क्या है, मैक्रोफेजेस हो गए। ठीक है, मैक्रोफेजेस जो है इनका मेन फंक्शन सारों को ही पता है, ये क्या करते हैं, फेगोसाइटोसिस करते हैं। अच्छा, अब देखने की बात ये है कि मैक्रोफेजेस हमने क्या पढ़ा था कि ये कौन से सेल्स हैं, वॉन्डरिंग सेल्स है। ठीक है, अच्छा, अब इसके अंदर एक चीज जो मिसिंग है स्टेबल के अंदर वो है मीजेनकाइमल स्टेम सेल्स। मीजेनकाइमल स्टेम सेल्स क्या है, उनका क्या काम है कि हमारे कनेक्टिव टिश्यू के अंदर मीजेनकाइमल स्टेम सेल्स से आपको पता चल रहा है कि अनडिफरेंशिएटेड सेल्स कनेक्टिव टिश्यू के अंदर मौजूद होते हैं। ये क्या होता है कि डिफरेंशिएट हो जाते हैं फाइब्रोब्लास्ट के अंदर और एडिपोसाइट्स के अंदर जैसे जैसे रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, उसके अंदर ये डिफरेंशिएट होते जाते हैं। फिर एक फाइब्रोब्लास्ट जो है इसका एक वेरिएंट भी होता है जिसे हम बोलते हैं मायोफाइब्रोब्लास्ट। उसका बस आप फंक्शन ये याद करें कि वो वूंड कॉन्ट्रैक्शन जो है उसके अंदर हेल्प आउट करते हैं। ठीक है, मैं रेजिडेंट सेल्स को एक दफा फिर से रिवाइज कर देती हूँ कि वो है फाइब्रोब्लास्ट है, एडिपोसाइट्स है, और तीसरा क्या है, मीजेनकाइमल स्टेम सेल्स है। फाइब्रोब्लास्ट क्या कर रहे हैं, हमारे पास मैट्रिक्स बना रहे हैं। ठीक है, मैट्रिक्स के 2 कंपोनेंट से ग्राउंड सब्सटेंस और फाइबर्स, उन दोनों को ही बना रहे हैं। किस तरह बना रहे हैं ये अब आप लोग याद करेंगे। ठीक है, मैंने पहले बता दिया। फिर नंबर 2 पे हमारे पास एडिपोसाइट्स है। एडिपोसाइट्स क्या है, वो भी हमारे पास रेजिडेंट सेल है। वो क्या कर रहा है कि जो हमारे पास फैट है उसको स्टोर भी कर रहा है और उसको फॉर्म भी कर रहा है और उसको फिर ब्रेक डाउन भी कर रहा है जब उसकी जरूरत होती है। ठीक हो गया, और तीसरे क्या, मीजेनकाइमल स्टेम सेल्स हैं जो कि अनडिफरेंशिएटेड सेल है, और जब उनकी जरूरत होती है तो वो फाइब्रोब्लास्ट और एडिपोसाइट के अंदर चेंज हो जाते हैं। फिर मैंने एक और चीज आपको बताई कि हमारे पास एक वेरिएंट है फाइब्रोब्लास्ट का जिसे हम बोलते हैं मायोफाइब्रोब्लास्ट। ठीक है, रेजिडेंट सेल्स हो गए, और फिर उसके बाद हमारे पास आते हैं माइग्रेंट सेल। ठीक है, माइग्रेंट सेल में हम सबसे पहले करेंगे मैक्रोफेज। मैक्रोफेज की इस लाइन के अंदर नीचे आप देखें कि पिक्चर बनी हुई है, इस तरह से माइक्रोस्कोप के अंदर, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर हमें नजर आता होता है। ठीक है, मैक्रोफेज। मैक्रोफेज का मेन फंक्शन ये हम लोग बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं कि मैक्रोफेज जो है वो क्या करता है कि फेगोसाइटोसिस के अंदर हेल्प आउट करता है। फेगोसाइटोसिस क्या है, जो फॉरेन बॉडी इसके अंदर आता है उसे ये इनगल्फ कर जाता है। ठीक हो गया, अच्छा, दूसरा मेन फंक्शन क्या है कि ये इम्यून रिस्पॉन्स के अंदर भी काम करता है। इम्यून रिस्पॉन्स के अंदर ये कैसे काम करता है कि ये साइटोकाइन्स है वो रिलीज करता है। ठीक है, क्या रिलीज करता है, क्या रिलीज करता है, साइटोकाइन। ठीक हो गया, अच्छा। और तीसरा इसका मेन इम्पोर्टेंट जो फंक्शन है वो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स है। ठीक है, एंटीजन भी ये बनाता होता है। मेन फंक्शन जो मैक्रोफेज का है वो यही है कि वो फेगोसाइटोसिस करता है, दूसरा अगर है कि वो साइटोकाइंस रिलीज कर रहा है, और तीसरा क्या है, एक्ट एज एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स। बच्चे परेशानी की कोई बात नहीं है, ये याद करने में आपको थोड़ा सा मसला होगा, बेशक इस स्लाइड्स की पिक्चर ले लें आप लोग। ठीक है, या फिर आप बुक लईक हुसैन जो है वो भी देखें, उसके अंदर भी ये सारा कुछ ही लिखा हुआ है। ठीक हो गया, मैक्रोफेज हमने कर लिया। अब नेक्स्ट हमारे पास आता है मास्ट सेल्स। मास्ट सेल्स जो है उसका ये पिक्चर बनी हुई है स्लाइड के अंदर, हमें इस तरह नजर आता है, और इसका फंक्शन क्या है कि हिस्टामीन और हेपारिन रिलीज करता है। अच्छा, ये हिस्टामीन और हेपारिन रिलीज कर रहा है तो इसका मतलब क्या है कि ये
इमीडिएट हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन के अंदर जो है फंक्शन कर रहा है। इस तरह से भी आप लोग याद कर सकते हैं कि मैस्ट सेल जो है वो इमीडिएट हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन जो है उसके अंदर काम कर रहा है। हिस्टामीन और जो हिस्टामीन कब रिलीज होता है, जब कोई हमारी बॉडी के अंदर एलर्जिक रिएक्शन होता है, ठीक है। एलर्जिक रिएक्शन होता है तो वो हिस्टामीन रिलीज करता है, और फिर इसीलिए हम जैसे ये सॉफ्टिन, एविल, ये सारी क्या है, एंटी हिस्टामीन है, ये तब हम देते होते हैं। ठीक हो गया। और दूसरा क्या है, हेपारिन रिलीज कर रहा है जो कि हाइपर सेंसिटिविटी, इमीडिएट हाइपर सेंसिटिविटी के अंदर वर्कआउट करता है। अच्छा, मैस्ट सेल समझ आ गया बच्चों सारों को? आगे चलें प्लाज्मा सेल्स पे। बच्चे एक आध बच्चा ही बोल रहा है आप लोगों की एनर्जी क्यों आज डाउन है? 8 बजे है इसलिए एनर्जी डाउन है, या फिर समझ नहीं आ रहा इसलिए एनर्जी डाउन है? मैम पहला लेक्चर है आज इसलिए एनर्जी डाउन है। आप ये तो बच्चा आवाज से भी लग रहा है कि आप अभी सो कर उठी हैं। चाय शाय बना के बैठा करें, हिस्ट्रो वैसे ही अच्छी खासी बोरिंग होती है, जरा सी भी बहुत टेंशन ना ज्यादा बोरिंग है। हाँ ये तो है, बोरिंग तो है बच्चे। अच्छा चलते हैं आगे हम, फिर हम आते हैं प्लाज्मा सेल्स पे। ठीक है, प्लाज्मा सेल्स जो है वो इस तरह का होता है, ये देखें इसका जो न्यूक्लियस है वो बिल्कुल ही साइड पे नजर आ रहा है, और देखें इस अपीयरेंस को, इस न्यूक्लियस के अपीयरेंस को क्या बोलते हैं? कार्ट व्हील अपीयरेंस। ठीक है, क्या बोलते हैं? प्लाज्मा सेल्स के न्यूक्लियस को कार्ट व्हील अपीयरेंस। ठीक हो गया। अच्छा, इसका फंक्शन क्या है कि इसके अंदर तो आप ये देखें कि इसके अंदर लिखा हुआ है स्टोर एबीन साइटोग्रेन्यूल्स रसल बॉडीज, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन है इसका। बेशक आप ये लिख लें कि ये एंटीबॉडीज सिक्रीट करता है, और एंटीबॉडीज कौन सी? जो इम्यूनोग्लोब्युलिन ई, IgE वैरायटी की होती है, ठीक है, वो एंटीबॉडी सिक्रीट करता है। ठीक है, समझ आया यहाँ पे? अच्छा, मैम फिर ऑनलाइन क्लास का ये सबसे बड़ा मसला होता है। अच्छा, प्लाज्मा सेल्स हमने कर लिया कि ये क्या करते हैं, एंटीबॉडीज सिक्रीट करते हैं ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन ई वैरायटी। फिर हमारे पास आता है पिगमेंट सेल्स। ठीक है, पिगमेंट सेल्स देखें वो भी इस तरह फ्यूजी फॉर्म सा उसका सेल है। ठीक है, इसके फंक्शन में हम देखें तो ये जो हमारे मिलानिन पिगमेंट होता है वो हमारे उसमें सिक्रीट करता है, और स्किन के अंदर होता है ये पिगमेंट सेल, स्किन के कनेक्टिव टिश्यू के अंदर होता है। ठीक है, कनेक्टिव टिश्यू के हम पढ़ रहे हैं। एक दफा हम रेजिडेंट सेल्स और माइग्रेंट सेल्स जो है उसे डिवाइड कर लेते हैं। जो हमारे पास मेन दो कंपोनेंट से सेल और मैट्रिक्स या फिर ECF, ठीक है, उस कंपोनेंट में हमने सेल का पार्ट पढ़ा अभी। ठीक है, सेल के अंदर हमारे पास दो तरह के सेल्स हैं जो कि रेजिडेंट सेल्स हैं और माइग्रेंट सेल्स हैं। रेजिडेंट सेल्स जो हैं वो मेन कौन कौन से हैं बच्चे? रिवाइज करें, इंटरेक्टिव बनाएंगे तो आप लोग भी फ्रेश रहेंगे, मुझे भी लगेगा कि आप लोगों को समझ आ रहा है। क्लास की तरह ही बिहेव करें, बेशक हमें नजर नहीं आ रहा लेकिन इंटरेक्टिव सेशन बनाने की कोशिश करें। कौन कौन से थे हमारे पास रेजिडेंट सेल्स? Fibroblasts, adipocytes and persistent mesenchymal cells. हाँ, वेरी गुड। और एक मायोफाइब्रोब्लास्ट भी थे इसके। ठीक है, और फिर कोई एक मुझे ये बताए कि जो हमारे पास माइग्रेंट सेल्स थे या वॉन्डरिंग सेल्स थे वो कौन कौन से थे? Macrophages. वेरी गुड। और Mast cells. वेरी गुड। और Plasma cells. Pigment cells.
पिगमेंट सेल्स भी जो है वो भी हो सकता है, ठीक है। और फिर हम उसमें बाकी में देखें तो वो ल्यूकोसाइट्स भी आ जाएंगे, वो सारी चीजें, न्यूट्रोफिल्स, वो भी। और ये इन सारों का काम क्या होता है कि ये इन्फ्लेमेशन में हेल्प आउट करते हैं, लेकिन मेन जो है वो आप लोग यही देखेंगे, ठीक है। अच्छा, फिर ये हमारे पास सेल का कंपोनेंट हो गया। सेल के बाद अब हम क्या कर रहे हैं, फाइबर्स की तरफ आ रहे हैं। फाइबर्स जो है वो कहाँ पे मौजूद है, हमारा मैट्रिक्स में या फिर एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड ECF के अंदर, ठीक है। उसका अब हम एक कंपोनेंट पढ़ रहे हैं। मैं बार बार बताऊंगी, ये जो अब इसके कंपोनेंट्स होते हैं ये मिक्स हो जाते हैं, ठीक है। ये मैट्रिक्स का एक कंपोनेंट हम पढ़ रहे हैं, जो कि मेन कंपोनेंट है, वो है फाइबर्स, ठीक है। फाइबर्स जो है वो हमारे पास कोलेजन फाइबर्स हैं, इलास्टिक फाइबर्स हैं और रेटिकुलर फाइबर्स हैं, ठीक हो गया। कोलेजन फाइबर्स, इलास्टिक फाइबर्स और रेटिकुलर फाइबर्स। अच्छा, अब अगर आप इसके अंदर देखें तो जो कोलेजन फाइबर है वो सबसे ज्यादा थिक नजर आता है, ठीक है। क्या नजर आता है, सबसे ज्यादा थिक होता है। फिर अगर हम इलास्टिक फाइबर देखें तो सबसे ज्यादा थिन होगा। और तीसरा जो रेटिकुलर फाइबर होता है वो हमें इस तरह से नजर आता है कि वो ब्रांचिंग हो रहा होता, ब्रांच होता है, ठीक है। ये उसकी ब्रांचिंग सिस्टम अच्छा खासा होता है। ये हमारे पास कनेक्टिव टिश्यू फाइबर्स जो हैं वो हो गए 3 तरह के, ठीक है। अच्छा क्या हमने पढ़ा कि कोलेजन फाइबर्स जो है, और दूसरी क्या हम इस चीज के अंदर चीज देखेंगे कि जो कोलेजन फाइबर्स होता है वो बंडल्स की फॉर्म में होता है, ठीक है। अनब्रांच्ड होता है और बंडल की फॉर्म में होता है, और दूसरा क्या होता है, थिक होता है। अगर आप लोग देखें इसके अंदर लाइकोसाइन के अंदर फिगर नंबर 5.2, ठीक है, 5.2 जो है उसके अंदर ये बड़ा अच्छा उन्होंने कोलेजन फाइबर्स को बनाया हुआ है, ठीक है। तो वो जिस तरह बंडल सा बना होता है और ट्विस्ट अराउंड ईच अदर हुआ होता है, वो सारी चीजें उसके अंदर है, ठीक है। अच्छा, कोलेजन फाइबर्स हो गया बंडल की फॉर्म में, ठीक है। और फिर हमारे पास रेटिकुलर फाइबर है, ये कोलेजन फाइबर से थिन होता है, ठीक है। इसका डायमीटर थिन होता है, लेकिन ये बंडल्स की फॉर्म में नहीं होता, ये ब्रांच होता चला जाता है और बहुत ही जो क्या बोलते हैं नेटवर्क बना लेता है थिक सा ना, ठीक है। और उसके बाद तीसरा जो है हमारे पास आता है इलास्टिक फाइबर। इलास्टिक फाइबर नाम से ही पता चल रहा है, ठीक है, ये हाईली इलास्टिक होता है और इसे जो है ना इजीली स्ट्रेच भी कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन इसकी खास बात क्यों होती है, क्योंकि इलास्टिक होती है, स्ट्रेच भी हो जाता है जब हम वो स्ट्रेच या फिर जो प्रेशर है उसे हम रिलीज करते हैं तो वो अपनी ओरिजिनल शेप जो है उसे फिर से मेंटेन भी कर लेता है, ठीक है। समझ आया बच्चों, कोलेजन फाइबर बंडल्स की फॉर्म में है, इलास्टिक फाइबर जो है वो सबसे थिन है, हाईली इलास्टिक है, और रेटिकुलर फाइबर्स जो है वो है इलेबोरेट नेटवर्क्स बनाता है, ब्रांच होता है, ठीक है, ब्रांचिंग सिस्टम होता है इसके अंदर, ठीक है। ये 3 चीजें हमारे पास हो गए फाइबर्स। अब ये अगर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में देखें तो ये देखें एक कोलेजन फिब्रिल है जिसके अंदर फिर कई सारे बंडल्स हैं कोलेजन के, ठीक है। ये आपको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की पिक्चर नजर आ रही है कोलेजन फाइबर्स की। अच्छा, फिर अगर हम देखें तो हमारी बॉडी में कोलेजन की टाइप्स मौजूद होती हैं, ठीक है। टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4, टाइप 7, ठीक है। ये आप, मैं इसको नहीं बताऊंगी, आप लोग कंफ्यूज ही होंगे, ये याद करने वाली चीजें हैं, ठीक है। इसकी पिक्चर लें या फिर कहीं से भी आपको ये मिल जाएंगी टाइप्स ऑफ कोलेजन। अच्छा, अब हिस्टो स्लाइड में किस तरह नजर आ रही है, ये देखें, ये लिगामेंट की स्लाइड है, ठीक है। लेफ्ट साइड पे जो स्लाइड है वो है हमारे पास क्रॉस सेक्शन, और राइट साइड पे जो स्लाइड है वो हमारे पास लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन है, ठीक है। अब देखें जो लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन है उसके अंदर हमें लंबे लंबे फाइबर्स नजर आ रहे हैं, ठीक है। ये कोलेजन फाइबर्स, इसकी लेबलिंग भी हुई हुई है, सॉरी, लेबलिंग भी हुई हुई है, और कोलेजन बंडल्स के बीच में, ठीक है। अच्छा बच्चों, अब इस पिक्चर के अंदर बड़ी ही इंपॉर्टेंट चीज है जो ये इन्होंने लिखा है, सीम ऑफ लूज कनेक्टिव टिश्यू बिटवीन कोलेजन फाइबर्स। इस अब देखें हम पढ़ रहे हैं क्या, ये कनेक्टिव टिश्यू ही पढ़ रहे हैं,
जो लिगामेंट है ये कनेक्टिव टिश्यू ही है हमारे पास, इसका कोलेजन हम कंपोनेंट ही पढ़ रहे हैं, ठीक है। लेकिन फिर इसमें इन्होंने ये भी बोला हुआ है कि इसके अंदर भी लूज कनेक्टिव टिश्यू है। तो शुरू में आपको याद है कि हमने इसका फंक्शन पढ़ा होगा कि ये इंटर कनेक्टिंग सब्सटेंस भी है, ठीक है। डिफरेंट ऑर्गन्स को, डिफरेंट चीजों को आपस में कनेक्ट करता है, ठीक है। तो ये देखें, ये एक बंडल को दूसरे बंडल से जो कनेक्ट करने वाली चीज है वो क्या है, वो क्या है बच्चे, लूज कनेक्टिव थीम ऑफ टिश्यू। लूज कनेक्टिव टिश्यू। हाँ, ठीक है। तो ये चीज आप लोगों को समझ आई, वो वाली चीज के ये इंटरकनेक्टिंग सब्सटेंस किस तरह है कि डिफरेंट चीजों को आपस में बाइंड भी ये कर रहा है, तो उसके बीच में कनेक्टिव टिश्यू ही मौजूद होगा, उसी की ही टाइप लूज कनेक्टिव टिश्यू मौजूद है, ठीक है। इसी तरह बाकी स्ट्रक्चर भी है। अब हम नेक्स्ट उसमें आते हैं। अच्छा, नेक्स्ट इसमें अगर हम आते हैं तो ये हमारे पास है इलास्टिक फाइबर्स। ये इलास्टिक फाइबर्स थोड़े से हमें इसमें थिक नजर आ रहे हैं। वैसे अगर हम कंपेयर करें एक स्लाइड के अंदर तो कोलेजन फाइबर्स हमें थिक नजर आते हैं, लेकिन इलास्टिक फाइबर्स जो बिल्कुल थ्रेड लाइक, बिल्कुल पतला सा थ्रेड सा नजर आ रहा होता है, ठीक है। ये हमारे पास इलास्टिक फाइबर्स है। फिर हमारे पास रेटिकुलर फाइबर्स हैं। ये इसमें देखें, ये मेशवर्क सा बना रहे हैं सारा, ठीक है। और ये देखें कि एक फाइबर किस तरह वो एक्सटेंसिवली ब्रांच हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट इसमें चलते हैं। अच्छा ये असल में इसकी पिक्चर है। अगर हम डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन में जाएं कोलेजन की, इस तरह से ये बंडल्स बना रहा है, ठीक है। ये बंडल्स बना रहा है। और जो है दूसरा क्या है, एक और इसकी बंडल्स में तो मौजूद है, लेकिन इसकी अपीयरेंस जो है वेवी अपीयरेंस है, ठीक है। इलास्टिक जो है वो लेस वेवी है। ये भी ब्रांच जो है कभी होता है कभी नहीं होता। कोई कोई इलास्टिक फाइबर्स होता है जो ब्रांच हो जाता है और सिंगल सिंगल ये मौजूद होता है, जबकि रेटिकुलर फाइबर जो है वो एक्सटेंसिवली ब्रांच्ड होता है। समझ आ रहा है या सर के ऊपर से गुजर रहा है बच्चों? बच्चे आपकी आवाज बहुत ज्यादा डिस्टॉर्ट हो रही है। मैम मैं कह रही हूँ कि हमारे पास इलास्टिक है। हाँ हाँ जी बच्चे, जो हमारे पास इलास्टिक है इसमें भी तो ब्रांचेस है ना, थोड़ी थोड़ी ब्रांचेस हैं, और रेटिकुलर हाँ साइड्स में भी ब्रांचेस होती हैं, तो हम इनको कैसे डिफरेंशिएट करेंगे? बच्चे, इलास्टिक जो होता है हमेशा सिंगल फॉर्म में ही होगा, ठीक है। जैसे कि आप इसको इलास्टिक वाली में इसमें देखें, पिंक कलर
अच्छा, किसी एक अच्छा, किसी एक बच्चे का क्वेश्चन था कि इलास्टिक भी ब्रांच हो रहा है, रेटिकुलर भी ब्रांच हो रहा है, तो हम उसे कैसे डिफरेंशिएट करेंगे? बच्चे, इसे डिफरेंशिएट करना बहुत ज्यादा इजी है, क्योंकि इलास्टिक जो है वो एक्सटेंसिवली ब्रांच नहीं होता, उसकी ब्रांचेस नहीं होती, वो बस एक हल्का सा ही, देखें आप इस पिक्चर के अंदर देखें, नीचे वाली कोई एक आध फाइबर ही है जो हल्का सा ब्रांच उसकी निकल रही है, ठीक है। वैसे उसकी कोई इस तरह से नहीं होती, वेवी सी अपीयरेंस है, सिंगल सिंगल सा फाइबर है, ठीक है, और कोई एक आध फाइबर है जो बीच में थोड़ा एक आध थोड़ी सी ब्रांच दे देता है। लेकिन रेटिकुलर फाइबर जो है उसका ब्रांचिंग सिस्टम है, एक्सटेंसिवली ब्रांचेस जो है ब्रांचिंग सिस्टम है उसका इतना ज्यादा कि वो एक उसकी अपीयरेंस जो होती है एक मेशवर्क की अपीयरेंस आती है। आप रेटिकुलर फाइबर्स के नीचे वाले इस लाइन के अंदर देखें ना, तो एक एक्सटेंसिव सी उसकी बहुत ज्यादा एक्सटेंसिव नेटवर्क सा मेशवर्क सा बना हुआ हमें इसके अंदर नजर आता है। ठीक हो गया? समझ आई यहाँ तक बच्चों? ये ग्राउंड सब्सटेंस है। फिर ग्राउंड सब्सटेंस में हम देख चुके हैं कि हमारे पास प्रोटियोग्लाइकेंस या ग्लाइकोज अमाइनोग्लाइकेंस होता है। फिर ये सारी उसकी टाइप्स हैं। अच्छा अब इसकी हमारे पास क्या आती है? क्लासिफिकेशन आती है, ठीक है। क्लासिफिकेशन हम इसमें देखें तो हमारे पास एक अडल्ट टाइप होता है और एक फीटल टाइप होता है, ठीक है। सबसे पहले हम फीटल टाइप कर लेते हैं क्योंकि सबसे शॉर्ट है। फीटल टाइप जो है हमारे पास दो तरह का आता है, एक है मीसेनकाइमल कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है, और दूसरा हमारे पास है म्यूकॉइड टिश्यू। क्या क्या हो गया? मीसेनकाइमल कनेक्टिव टिश्यू और म्यूकॉइड टिश्यू। मीसेनकाइमल जो कनेक्टिव टिश्यू है वो सिर्फ और सिर्फ हमारे पास जिसकी प्रेजेंस होती है वो डेवलपिंग एम्ब्रियो के अंदर होती है, ठीक है। इसके अगर हम इसके अंदर सेल्स, जैसे मीसेनकाइमल कनेक्टिव टिश्यू है तो इसके सेल्स जो है वो स्टार शेप से होंगे और उसे हम बोलेंगे मीसेनकाइमल सेल्स, और वो सेल्स जो है अबंडेंट ग्राउंड सब्सटेंस के अंदर मौजूद होंगे। ठीक हो गया। और अच्छा, अब इसके सेल्स को हमने क्या कर पढ़ा कि ये मीसेनकाइमल सेल्स हैं, स्टार शेप सेल्स हैं, ठीक है। डिफरेंट मीसेनकाइमल सेल्स जो हैं, स्टार शेप सेल्स जो हैं, वो आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्ट करेंगे थ्रू गैप जंक्शन, के बीच में गैप जंक्शंस होंगे, ठीक है। ये हमने पढ़ लिया एम्ब्रियोनिक कनेक्टिव टिश्यू का नंबर 1 मीसेनकाइमल। इसमें जो साइड पे फीटल लिखा हुआ है,
फीटल ये टाइप अभी हम कर रहे हैं, जिसमें हमारे पास है मीसेंकाइमल कनेक्टिव टिश्यू और दूसरा है हमारे पास म्यूकॉइड कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, म्यूकॉइड कनेक्टिव टिश्यू जो है ये हमारे पास कब होता है कि जब हमारे पास अडल्ट टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू जो है, जब इसकी कनेक्टिव टिश्यू की डेवलपमेंट हो रही होती है, कनेक्टिव टिश्यू जो है इसकी डेवलपमेंट होती है मीसेंकाइम से। ठीक है, जब इसकी डेवलपमेंट हो रही होती है अडल्ट कनेक्टिव टिश्यू की, तो उसके इंटरमीडिएट स्टेज जो होती है एक, उसके अंदर ये म्यूकॉइड कनेक्टिव टिश्यू जो होता है वो मौजूद होता है। अगर हम इसकी कंसिस्टेंसी देखें तो ये जेली लाइक इसके अंदर एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स होगा। ठीक है, और इसके अंदर इसके सेल्स जो है म्यूकॉइड टिश्यू के अंदर इसके सेल्स होंगे स्पिंडल शेप सेल्स होंगे, जो कि फाइब्रोब्लास्ट की तरह के सेल्स होंगे। ठीक है, ये हमने देखना है। अच्छा, ये इम्पोर्टेंट किस तरह से है कि जो हमारे पास अम्बिलाइकल कॉर्ड होता है, ठीक है, उसका प्रिंसिपल कंपोनेंट होता है, उसको हम वहां पे बोलते हैं वॉटन्स जेली बोलते हैं। ठीक है, अब जब बर्थ हो गई, बर्थ के बाद म्यूकॉइड कनेक्टिव टिश्यू कहाँ पर मौजूद होगा? जो हमारे पास ग्रोइंग टूथ होता है उसके पल्प के अंदर मौजूद होता है। ठीक है, जो हमारी आई है उसकी विट्रस बॉडी के अंदर मौजूद होता है। और इंटरवर्टिब्रल डिस्क जब आप लोग पढ़ेंगे तो उसके अंदर एक न्यूक्लियस पल्पोसस होगा, एक स्ट्रक्चर। ठीक है, उसमें ये मौजूद होता है। ठीक है, समझ आई बच्चों? कौन कौन से हो गए फीटल के अंदर? एक हो गया मीसेंकाइमल कनेक्टिव टिश्यू और दूसरा हमारे पास हो गया म्यूकॉइड टिश्यू। ठीक है, मीसेंकाइमल कनेक्टिव टिश्यू डेवलपिंग एम्ब्रियो के अंदर मौजूद है और म्यूकॉइड कनेक्टिव टिश्यू जो है वो एडल्ट कनेक्टिव टिश्यू की डेवलपमेंट में इंटरमीडिएट स्टेज एक होती है, उसमें म्यूकॉइड कनेक्टिव टिश्यू बनता है। ये हो गई मैम हमारे आप ये पास। रिपीट कर देंगी कि म्यूकॉइड कनेक्टिव टिश्यू कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट होता है? जी जी बच्चे, मैं जरूर रिपीट कर देती हूँ। वैसे मैम कुछ जी सॉरी, कुछ बच्चे, ठीक है, समझ आ गई मुझे। प्लीज ऐड कर। जी जी, अच्छा, आपका क्वेश्चन था म्यूकॉइड कनेक्टिव टिश्यू का। म्यूकॉइड कनेक्टिव टिश्यू जो है वो एडल्ट टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, जब हमारे पास मीसेंकाइम से इसकी डेवलपमेंट हो रही होती है तो वहां पे ये एज एन इंटरमीडिएट स्टेज जो है ये प्रेजेंट होता है। ठीक है, वहां पर ये मौजूद होता है। उसके बाद क्या है कि जो अम्बिलाइकल कॉर्ड होती है, अम्बिलाइकल कॉर्ड, ठीक है, अम्बिलाइकल कॉर्ड का जो प्रिंसिपल कनेक्टिव टिश्यू होता है वो म्यूकॉइड कनेक्टिव टिश्यू होता है। और म्यूकॉइड टिश्यू जो है उसको हम अम्बिलाइकल कॉर्ड के उस कंपोनेंट को जिसमें म्यूकॉइड कनेक्टिव टिश्यू से वॉटन्स जेली बोलते हैं। ठीक है, वो वॉटन जेली जिसे मेरे ख्याल से, पता नहीं आप लोगों ने नाम सुना होगा या नहीं सुना होगा, लेकिन फ्यूचर में आप लोग सुनेंगे। जो वॉटन्स जेली होता है अम्बिलाइकल कॉर्ड का प्रिंसिपल कंपोनेंट, वो म्यूकॉइड टिश्यू होता है। ठीक है, दूसरा, अब अगर हम बर्थ के बाद देखें तो म्यूकॉइड टिश्यू जो होता है वो ग्रोइंग पल्प, पल्प आप लोग जो है वो आपने पढ़ा ही होगा। जो हमारे पास टूथ होता है उसका जो सेंटर में एरिया होता है उसे हम पल्प बोलते हैं, उसके अंदर नर्व्स और वेसल्स होते हैं। ठीक हो गया, तो ग्रोइंग टूथ के अंदर जो पल्प होता है उसके अंदर वो एक्चुअली पल्प के जगह पे म्यूकॉइड टिश्यू होता है। दूसरा, ये हमारे पास जो विट्रस बॉडी होती है हमारी आई की, उसके अंदर मौजूद होता है। तीसरा, ये इंटरवर्टिब्रल डिस्क जो है उसके अंदर एक स्ट्रक्चर है न्यूक्लियस पल्पोसस, उसके अंदर मौजूद होता है। ठीक है, ओके मैम, थैंक यू मैम। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। फिर हमारे पास एडल्ट जो है उसकी फर्दर क्लासिफिकेशन जो है, एक सिंपल है, ऑर्डिनरी है। ठीक है, दूसरा हमारे पास है स्पेशलाइज्ड। ठीक हो गया, ऑर्डिनरी के अंदर हम दो तरह के पढ़ेंगे, एक लूज पढ़ेंगे और एक डेंस पढ़ेंगे। ठीक है, लूज के अंदर फिर हमारे पास डिफरेंट आते होते हैं, एरियोलर, एडिपोज, रेटिकुलर। इसको अगर आप छोड़ दें, बस ये याद रखें कि लूज कनेक्टिव टिश्यू हमारे पास मौजूद है। ठीक है, फिर डेंस जो है इसको आप देखें, इसके अंदर हमारे पास रेगुलर है और इर्रेगुलर है। ठीक है, रेगुलर जो है वो हमारे पास टेंडन में मौजूद होता है, हमारे लिगामेंट में मौजूद होता है। और नंबर 3 जो इम्पोर्टेंट फॉर्म है रेगुलर की, वो है एपोन्यूरोसिस। ठीक है, और इर्रेगुलर जो है वो सब क्यूटेनियस टिश्यू यानी कि हमारी स्किन के अंदर मौजूद होता है। स्किन के एपिथेलियम के नीचे जो हमारे पास है डेंस इर्रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू होता है।
ठीक है। और फिर हमारे पास ऑर्डिनरी के बाद स्पेशलाइज्ड आता है। स्पेशलाइज्ड क्या है? ब्लड है, कार्टिलेज है, बोन है, ये तीनों चीजें जो है ये भी हमारे पास स्पेशलाइज्ड फॉर्म ऑफ कनेक्टिव टिश्यू होता है। ठीक है। इसकी क्लासिफिकेशन अडल्ट जो ऑर्डिनरी वाली चीज है वो मैं एक दफा रिवाइज कर दूंगी। दो तरह के हमारे पास होते हैं, लूज कनेक्टिव टिश्यू होता है और दूसरा हमारे पास डेंस कनेक्टिव टिश्यू होता है। डेंस कनेक्टिव टिश्यू जो है उसके अंदर फर्दर दो टाइप्स आती हैं, रेगुलर फॉर्म और इरेगुलर फॉर्म। रेगुलर फॉर्म जो है वो हमारे पास 3 जगहों पे मौजूद है, लिगामेंट में मौजूद है, टेंडन में मौजूद है और एपोन्यूरोसिस के अंदर मौजूद है। और जो इरेगुलर है वो हमारे पास स्किन के अंदर मौजूद है। अच्छा, ये आप लोग पिक्चर देखें इसके अंदर ये हमारे पास है पिक्चर जो एरियोलर टिश्यू। अच्छा, एरियोलर टिश्यू आप लोग सोचेंगे क्या है? एरियोलर टिश्यू जो है ये लूज कनेक्टिव टिश्यू है और फिर हम लूज कनेक्टिव टिश्यू को लूज एरियोलर टिश्यू भी बोलते होते हैं। क्यों बोलते होते हैं? क्योंकि इसके अंदर हमारे पास बहुत स्मॉल एरियाज नजर आ रहे होते हैं जिसके अंदर स्पेसिस से हमें इसमें नजर आ रहे होते हैं। ठीक है, वो इस वजह से होता है जब हम जो इसकी स्लाइड प्रिपरेशन हो रही होती है तो उसका जो ग्राउंड सब्सटेंस होता है वो उससे डिसॉल्व हो जाता है, तो एयर स्पेसेस हमें इसके अंदर नजर आती हैं क्योंकि डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है, तो अब हम इसके अंदर इसके कंपोनेंट्स को देख लें। अच्छा, अब अगर हमने देखना है कि हमारे जितने भी कंपोनेंट्स हैं वो कहाँ पे मौजूद हैं, तो वो बेस्ट उसकी स्टडी जो होती है वो लूज कनेक्टिव टिश्यू के अंदर होती है क्योंकि इसके अंदर तमाम ही फाइबर्स मौजूद होते हैं। इसमें कोलेजन फाइबर्स भी हैं, इसमें इलास्टिक फाइबर्स भी हैं, इसमें रेटिकुलर फाइबर्स भी हैं। क्योंकि डायग्राम बनी हुई है और नॉर्मल उसमें रेटिकुलर फाइबर हमें इस तरह नजर नहीं आ रहा। ठीक है। अच्छा, इलास्टिक फाइबर्स भी हमारे पास मौजूद हैं, कोलेजन फाइबर सबसे ज्यादा होते हैं। ठीक है, वो देखें आप, कोलेजन फाइबर्स जो हैं वो कैसे बंडल्स की फॉर्म में मौजूद है। ठीक है, और रेटिकुलर जो इलास्टिक फाइबर है वो भी आपको नजर आ रहे हैं। और फिर अगर हम इसके सेल्स में देखें तो सेल्स भी हमारे पास सब सारे ही मौजूद होते हैं, लेकिन सिर्फ ये होता है कि फाइब्रोब्लास्ट होते हैं वो सबसे ज्यादा होते हैं। ठीक है, मैक्रोफेजेस भी आपको नजर आ रहे हैं, साइड पे एडिपोसाइट्स भी नजर आ रहे हैं। ठीक है, और प्लाज्मा सेल्स भी नजर आ रहे हैं। ठीक है, ये आपके पास हो गया लूज कनेक्टिव टिश्यू। अच्छा, फिर हमारे पास इसकी लूज कनेक्टिव टिश्यू की एडिपोज टिश्यू की टाइप आती है। अब इसकी सबसे एडिपोज टिश्यू जो होती है ये आइडेंटिफाई करना सबसे ज्यादा आसान होता है। ये देखें, इसके अंदर एयर स्पेसेस आप वैक्यूल्स नजर आ रहे हैं। एयर स्पेसेस तो आपके लंग्स के अंदर होते हैं। ठीक है, ये आपको नजर आ रहे हैं और इसके अंदर कनेक्टिव टिश्यू सेप्टा भी नजर आ रहा है। फिर इसके अंदर जो इसकी कनेक्शन है वो कनेक्टिव टिश्यू से हो रहा है। आउटर लाइन भी देखें कनेक्टिव टिश्यू की है। अच्छा, टेंडन टेंडन क्या है हम पीछे पढ़ चुके हैं। ये बच्चे थोड़ा सा लेक्चर बड़ा हो गया लेकिन इसको फटाफट बस थोड़ा सा ही रहता है। अच्छा, हम एडिपोज टिश्यू अगर हम कर रहे हैं तो इसके अंदर मैं आपको ये बता दूं कि एडिपोज टिश्यू जो होता है वो हमारे पास 2 तरह का होता है। एक व्हाइट एडिपोज टिश्यू होता है और एक ब्राउन एडिपोज टिश्यू होता है। ठीक है, जो व्हाइट एडिपोज टिश्यू होता है वो यूनिलोक्यूलर होता है। ठीक है, और यूनिलोक्यूलर जो होता है उसकी अपीयरेंस जो होती है उसे हम सिग्नेट अपीयरेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अच्छा, इसको आप छोड़ दें, सिर्फ आप ये याद रखें कि जो व्हाइट एडिपोज टिश्यू है उसकी वो यूनिलोक्यूलर होता है और जो ब्राउन एडिपोज टिश्यू होता है वो मल्टीलोक्यूलर होता है। ठीक है, मैं इसकी पिक्चर भी आप लोगों को सेंड कर दूंगी, यूनिलोक्यूलर मल्टीलोक्यूलर। अच्छा, यूनिलोक्यूलर मल्टीलोक्यूलर से क्या क्या पता चलता है आपको? हाँ बच्चे, हेलो, यूनिलोक्यूलर मल्टीलोक्यूलर से क्या पता चलता है बच्चों? यूनिलोक्यूलर यानी सिंगल फैट ड्रॉपलेट होगा उसके अंदर, और मल्टीलोक्यूलर यानी मैनी फैट सेल्स ड्रॉपलेट। वेरी गुड, ये तो उससे हो गया। अब जो ये पिक्चर आपको नजर आ रही है ये यूनिलोक्यूलर की है, यानी कि वाइट एडिपोज टिश्यू की है, क्योंकि ये देखें एक सिंगल ही वो है,
एक सिंगल लॉक्यूलर फॉर्म के अंदर ये मौजूद है। मल्टी लॉक्यूलर कैसे होगा कि एक सेल होगा और उसके अंदर डिफरेंट लॉक्यूल्स बने होंगे। जो आपको स्पेसेस नजर आ रहे हैं, वैक्यूल्स नजर आ रहे हैं, वो एक ही सेल्स के अंदर कंपार्टमेंट बनी होंगी, वो मल्टी लॉक्यूलर होता है। ठीक है। ब्राउन एडिपोज टिश्यू जो है वो फिर हमारे पास जो है, अभी अगर हम इसमें पढ़े तो वो नॉर्मली हमारे पास नहीं मौजूद होता, ये हाइबरनेटिंग एनिमल्स के अंदर बहुत ज्यादा मौजूद होता है। फिर अगर हम इसको देखें कि ह्यूमंस में ये कब मौजूद होता है, तो ये सिर्फ और सिर्फ न्यू बॉर्न में मौजूद होता है। ठीक है। जैसे जैसे बॉडी ग्रो होती जाती है तो ये फर्स्ट डिकेड के बाद जो है कम होना शुरू हो जाता है। ठीक है। और फिर अगर हम देखें कि एडल्ट्स में ये कहाँ पे मौजूद होता है, तो एडल्ट्स में ये पोस्टीरियर ट्रायंगल जो होता है नेक का, उसके अंदर मौजूद होता है, मीडियास्टिनम के अंदर मौजूद होता है, एब्डोमिनल एओर्टा के अंदर मौजूद होता है और किडनीज के अंदर मौजूद होता है। ठीक है। ब्राउन एडिपोज टिश्यू जो कि मल्टी लॉक्यूलर है, उसके बारे में मैं आपको बता रही हूँ कि ये सिर्फ और सिर्फ न्यू बॉर्न्स के अंदर मौजूद होता है और फर्स्ट डिकेड ऑफ लाइफ के बाद ये कम होना शुरू हो जाता है, और जब एक अडल्ट हो जाता है तो ब्राउन एडिपोज टिश्यू जो है वो खत्म होकर सिर्फ और सिर्फ कहाँ रह जाता है, पोस्टीरियर ट्रायंगल ऑफ नेक में रह जाता है। नंबर 2 किधर रह जाता है, मीडियास्टिनम के अंदर रह जाता है। नंबर 3 एब्डोमिनल एओर्टा के अंदर रह जाता है और नंबर 4 किडनीज के अंदर रह जाता है। एक्सक्यूज मी मैम। जी बच्चे। मैम इनको व्हाइट और ब्राउन एडिपोज टिश्यू का नाम क्यों दिया गया? क्या इनका कलर व्हाइट और ब्राउन होता है? बिल्कुल ऐसा ही है। इसके कलर की वजह से भी और लॉक्यूलर की वजह से भी जो है, क्योंकि इसकी जो अपीयरेंस होती है, अगर हम इसे नेकेड आई नेकेड आई से देखें ब्राउन एडिपोज टिश्यू की, तो ये इसका कलर जो होता है रेडिश ब्राउन सा होता है। ठीक है। और रेडिश ब्राउन क्यों होता है कि ये रिचली वेस्कुलर होता है, इसके अंदर ब्लड कैपिलरीज जो है वो बहुत ज्यादा होंगी और माइटोकॉन्ड्रिया बहुत ज्यादा होंगे। ठीक है। इस वजह से जो है इसकी अपीयरेंस जो होती है वो रेडिश ब्राउन सी होती है और इसको हम ब्राउन एडिपोज टिश्यू बोलते हैं। इसी तरह अगर मैं व्हाइट एडिपोज टिश्यू की बात करूं तो वो व्हाइट भी हो सकता है और येलो भी हो सकता है। अब फिर क्वेश्चन ये आएगा कि व्हाइट जहाँ पे जिन लोगों में व्हाइट है तो व्हाइट क्यों है, और जिन लोगों में येलो है तो वो येलो क्यों है। येलो जो होता है इस वजह से होता है कि एक येलो पिगमेंट होता है जिसे हम बोलते हैं कैरोटीनॉइड्स। ठीक है। वो अगर कोई डाइट के अंदर ज्यादा ले रहा है, ठीक है, कैरोटीनॉइड्स, तो उसके अंदर जो है वो येलो अपीयरेंस आती है। ठीक है। पेल सी अपीयरेंस आती है। ठीक है। समझ आई। और कैरोटीनॉइड्स कहाँ पर होते हैं, मेरे ख्याल से आप लोगों को सारों को ही पता होगा, है बच्चों पता? कैरेट्स के अंदर मौजूद होते हैं कैरोटीनॉइड्स। ठीक है। जो कैरेट्स बहुत ज्यादा खाएगा उसके अंदर थोड़ा सा एडिपोज टिश्यू जो है वो हल्का सा येलो कलर में होगा। ठीक है। ये हमारे पास आ गई। अच्छा, हम नॉर्मली जो स्लाइड्स में देखेंगे वो हमारे पास ज्यादातर व्हाइट एडिपोज टिश्यू ही होगा, ब्राउन एडिपोज टिश्यू की स्लाइड्स नहीं है। अच्छा, उसके बाद आप बस जल्दी जल्दी बस डेंस, रेगुलर और इर्रेगुलर हम कर लेते हैं। डेंस इर्रेगुलर के बारे में अगर आप देखें तो इसके अंदर क्या होगा कि कोलेजन फाइबर्स के बंडल्स होंगे और बड़ा जो है मैशवर्क सा बना हुआ होगा। ठीक है। तो नाम से ही पता चल रहा है किसके। जी बच्चे। मैम ये जो हमें बच्चे, अगर आपके पास लाइकोसैन है, लाइकोसैन से पढ़ लें। अगर आपके पास डिफोरे एटलस है उससे पढ़ लें। डिफोरे एटलस का फायदा ये है कि उसके अंदर पिक्चर्स बड़ी अच्छी दी होती हैं तो उसमें समझ बड़ा अच्छे से आ जाता है, और जो थ्योरी है वो आपने करनी होती है लाइकोसैन से। ठीक है। अच्छा, ओके मैम। वो थोड़ा सा ही रहता है बच्चे, थोड़ा सा और कर लें। ठीक है। डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू है। डेंस इरेगुलर टिश्यू कनेक्टिव टिश्यू से इसके नाम से ही पता चल रहा है कि इसके जो फाइबर्स की और जो इसके सेल्स की जो अरेंजमेंट होती है बड़ी इरेगुलर सी होती है, किसी भी डायरेक्शन से आ रहे होते हैं। ये देखें साइड पे आपको नजर में आया, थिक मैशवर्क सा मौजूद होता है इसके अंदर। ठीक है। अच्छा, ये मैशवर्क जो होता है
इसका क्या फायदा होता है कि हर तरफ हर डायरेक्शन से जो जो स्ट्रेस आ रहा है उसे ये टॉलरेट कर लेता है, ठीक है। और दूसरा इसके अंदर क्या है कि इलास्टिक फाइबर, कोलेजन फाइबर्स इसके अंदर ज्यादा होंगे, इलास्टिक फाइबर्स भी होंगे कोलेजन फाइबर्स के अंदर, ठीक है। कोलेजन फाइबर्स और अच्छा फाइब्रोब्लास्ट इसके अंदर आपको बड़े ज्यादा सारे नजर आएंगे। साइड पे आप लोग इसके अंदर देखें एडिपोज टिश्यू नजर आ रहा है और ये सारे एडिपोज सेल्स जो हैं यूनिलोक्यूलर आपको नजर आ रहे हैं ज्यादातर, ठीक है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू जो है वो कहाँ पर होता है, अभी हमने एग्जांपल्स में करा है, पीछे करा है, ये हमारा सबक्यूटेनियस एरिया में होता है, ठीक है, स्किन के अंदर होता है। अच्छा, फिर उसके बाद हम कर रहे हैं डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू। डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू नाम से ही पता चल रहा है कि इसके अंदर जो फाइबर्स हैं उसकी अरेंजमेंट बड़ी पैरेलल और बड़ी प्यारी सी अरेंजमेंट होगी, ये भी आप इसमें देखें, ठीक है। फाइबर्स और सारी चीजें एक दूसरे के पैरेलल आ रही होंगी, ठीक है। डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू जो है अच्छा अगर हम इसको देखें तो कोलेजिनस भी है और रेटिक्यूलर भी है। कौन सा है? सॉरी इलास्टिक भी है। कोलेजिनस जो है उसके अंदर कोलेजन फाइबर सबसे ज्यादा होंगे और इलास्टिक जो है उसके अंदर इलास्टिक फाइबर सबसे ज्यादा होंगे, ठीक है। डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू की 3 टाइप्स हैं मेन, ठीक है। एक हो गया टेंडन्स, एक हो गया लिगामेंट्स और तीसरा क्या हो गया? एपोन्यूरोसिस, ठीक है। टेंडन्स के अंदर क्या है कि उसकी जो फाइबर्स की अरेंजमेंट है वो एक तो क्लोजली पैक होते हैं, एक दूसरे के पैरेलल रन कर रहे होते हैं और इंटरसेलुलर सब्सटेंस जो होता है बिल्कुल थोड़ा सा होता है। अच्छा, और इसके अंदर जो सेल सबसे ज्यादा आप लोगों को नजर आएंगे वो फाइब्रोब्लास्ट नजर आएंगे। आप बंडल्स में देखें तो आपको कहीं कहीं न्यूक्लियर फाइब्रोब्लास्ट जो है वो नजर आ रहे हैं, ठीक है। और इसी तरह कोलेजन फाइबर्स की अरेंजमेंट भी बड़ी पैरेलल सी आपको नजर आ रही है, ठीक है। नजर आ रहे हैं ना बच्चों? यस मैम। ठीक है। अच्छा, अब टेंडन्स होगा हमारे पास, फिर हमारे पास ये भी दोबारा भी टेंडन ही आ रहा है, ठीक है। इसके अंदर फाइब्रोब्लास्ट नजर आ रहे हैं, कोलेजन फाइबर्स के बंडल हैं, ठीक है। ये हो गया फाइब्रोब्लास्ट और बस मेन चीजें जो है यही होती है। अच्छा, लिगामेंट्स का अब हम एक चीज देख लेते हैं। आप लोग बस ये याद रखें, जैसे मैंने आपको टेंडेंस में बताया है, ये बंडल्स की फॉर्म में कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है। लिगामेंट्स में देखें तो ये बैंड लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है। अच्छा, ये बताएं कि लिगामेंट होता कहाँ पे है? बोन की बोन अटैचमेंट जो है वो लिगामेंट के थ्रू होती है, ठीक है। मसल की बोन के साथ अटैचमेंट जो होती है उसमें टेंडन होता है, ठीक है। ठीक है बच्चों। और फिर तीसरा हमारे पास क्या आता है? एपोन्यूरोसिस आता है। एपोन्यूरोसिस जो है वो शीट लाइक मसल्स होते हैं जो कि बोन्स के साथ अटैच होते हैं। बस इतना ही याद रखें, ये इतना डिटेल में जाएंगे तो और ही होंगे। अच्छा, फिर इसके बाद ये लिगामेंटम न्यूके आपको नजर आ रहा है। लिगामेंटम न्यूके क्या है? बच्चे, लिगामेंटम न्यूके जो है डेंस रेगुलर इलास्टिक कनेक्टिव टिश्यू है। डेंस रेगुलर इलास्टिक कनेक्टिव टिश्यू के अंदर क्या होगा? नाम से ही पता चल रहा है कि इसके अंदर इलास्टिक फाइबर्स जो हैं वो ज्यादा होंगे, ठीक है। फाइब्रोब्लास्ट, इसके अंदर भी फाइब्रोब्लास्ट ही होंगे। ये साइड पे आपको पिक्चर नजर आ रही है, इलास्टिक फाइबर्स ही नजर आ रहे हैं और बीच में कहीं कहीं न्यूक्लियस नजर आ रहे हैं। न्यूक्लियस किस चीज के हैं? ये फाइब्रोब्लास्ट के न्यूक्लियस है। बस बच्चे, मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा हो गया, ये जस्ट पिक्चर देख लें आप लोग। अच्छा, ये लूज की आपको पिक्चर्स नजर आ रही हैं। एक ये एरियोलर टिश्यू नजर आ रहा है, एडिपोज टिश्यू नजर आ रहा है और ये रेटिक्यूलर नजर आ रहा है। इस तरह से आप लोग नहीं देखेंगे, आप लोग हमारे पास जो है एक लूज एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू की स्लाइड मौजूद है, दूसरी एडिपोज टिश्यू की स्लाइड मौजूद है। अच्छा, फिर हमारे पास डेंस कनेक्टिव टिश्यू है। डेंस के अंदर डेंस रेगुलर है
फिर डेंस इर्रेगुलर है और फिर इलास्टिक है। ठीक है, आप डेंस रेगुलर के अंदर देखें, आपको ये बंडल्स ज्यादा नजर आ रहे हैं सारों को नजर डेंस रेगुलर के अंदर? हेलो, कोई बच्चा यस बोलेगा? मैम आ रहे हैं। ठीक है, ये डेंस रेगुलर के अंदर कोलेजन फाइबर्स नजर आ रहे हैं। फिर डेंस इर्रेगुलर जो है उसके अंदर कोई भी एक अरेंजमेंट नहीं है। ठीक है, और फिर इलास्टिक जो है उसके अंदर बंडल्स की बजाय ये थ्रेड से, इलास्टिक थ्रेड से नजर आ रहे हैं आपको। ठीक है बच्चों, कोई क्वेश्चन वगैरह है, कहीं कोई समझ नहीं आ रहा तो पूछ सकते हैं आप लोग। हाँ बच्चों, समझ आया है कि नहीं आया? आया है मैम। आ गई है मैम। सही, ये 2 बच्चे ही बोल रहे हैं, बाकी सारे बच्चे मुझे लगता है ऑन करके सो चुके हैं। ऐसे ही है बच्चों? अच्छा है, सुन रहे, मुझे लगा सो गए। असल में ना कनेक्टिव टिश्यू बहुत लंबा है, इसके कंपोनेंट ज्यादा है ना, तो ये सारे कंपोनेंट्स हमने क्या क्या करा है, एक जल्दी से मैं आपको रिवाइज ही करा देती हूँ कि हमने क्या क्या करा है। कि हमने सबसे पहले हमने उसके कंपोनेंट्स देखे हैं, कंपोनेंट्स देख के फिर हमने उसकी क्लासिफिकेशन देखी है। ठीक है, क्लासिफिकेशन असल में थोड़ी सी बड़ी है। अगर हम ब्रॉड क्लासिफिकेशन इसकी देखें तो कनेक्टिव टिश्यू एक अडल्ट टाइप है और एक फीटल टाइप है। ठीक है, फीटल टाइप के अंदर म्यूकॉइड टिश्यू है और मेसेनकाइमल टिश्यू है, और अडल्ट टिश्यू जो है उसके अंदर फिर हमने देखा है कि वो जो मेन है वो लूज कनेक्टिव टिश्यू है और डेंस कनेक्टिव टिश्यू है। ठीक है, डेंस की फिर फर्दर 2 टाइप्स हैं जो कि रेगुलर है और इर्रेगुलर है। इरेगुलर हमारे पास स्किन में मौजूद है, और रेगुलर जो है वो हमारे पास कोलेजन की अगर हम टाइप देखें तो उसके अंदर उसमें लिगामेंट्स में, टेंडन में और एपोन्यूरोसिस में मौजूद है। और अगर हम इलास्टिक वैरायटी की टाइप देखें तो लिगामेंटम फ्लेवा के अंदर मौजूद है। ठीक है, ये चीज करी है। और लूज कनेक्टिव टिश्यू जो है वो हमने देखा है कि वो कोलेजन भी है, इलास्टिक भी है और रेटिकुलर भी है। ठीक है, एरियोलर बेसिकली हम उसको देख रहे हैं। एरियोलर जो है उसके अंदर हमारे पास तीनों वैरायटी मौजूद है। ठीक है, और एडिपोज के अंदर एडिपोज सेल मौजूद है, रेटिकुलर के अंदर रेटिकुलर। ठीक है बच्चे, खत्म करें यहाँ पे? जी मैम। यस अच्छा, एक और चीज है, आप लोगों ने ग्लैंड्स की पिक्चर ड्रॉ करी है? मैम मैंने नहीं की अभी। और फिर कहाँ से देख रहे हैं ग्लैंड्स की आप लोग? मैम सलाइवरी ग्लैंड और पिट्यूटरी ग्लैंड की बात कर रही है ना? पिट्यूटरी ग्लैंड बच्चे क्यों ड्रॉ करना है आप लोगों ने? पिट्यूटरी ग्लैंड तो बहुत आगे है। ग्लैंड्स ग्लैंड्स जो लास्ट आप लोगों का हिस्टो क्लास हुई है वो। जो डॉक्टर इकरा ने आप लोगों की ली थी। बच्चा, आपके स्पीकर में मुझे लगता है कोई इशू है, आप जब भी बोलती हैं बहुत ज्यादा शोर आता है। मैम ने हमें 3 पिक्चर्स ड्रॉ करने के लिए कहा था, सलिवरी ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड एंड थायराइड ग्लैंड। नहीं बच्चे, 1 मिनट। अच्छा, एक और चीज, वो तो आप लोगों ने लाइक हुसैन देखी है? मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ नहीं आई होगी उनकी बात। लाइक हुसैन का जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर, 1 मिनट बच्चे, आप लोगों के पास इस टाइम मौजूद है लाइक हुसैन? यस मैम। जी जी मैम। उसका पेज नंबर निकालें 52। पेज नंबर 52 पे देखें कि ये आपके पास सारे ही मौजूद हैं ग्लैंड्स की। ये आप लोगों ने एक्चुअली ड्रॉ करनी है। ठीक है, और दूसरा आप लोगों ने क्या है, मैंने आप लोगों के लिए स्लाइड बनाई है एक्चुअली।
ये एक तो आप लोग ड्रॉ करेंगे, इसके आईडी पॉइंट्स लिख लेंगे या फिर थोड़ा सा थ्योरी एक एक लाइन की लिख लें कि कौन सा क्या है। दूसरा आप लोगों ने एक पेज पे जो है सीरियस, और ये वाली स्लाइड अगर कोई एक पिक्चर ले ले और सबको भेज दें, ठीक है। ये इनका डिफरेंस जो है सीरस और म्यूकस का, ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। आप बाकी ग्लैंड्स तो ड्रॉ करेंगे और एक पेज ऐसा करेंगे जिसमें सीरस और म्यूकस ग्लैंड्स जो है वो भी आपने उसकी उनको डिफरेंशिएट करना और उनको ड्रॉ करना है। ये पिक्चर ले ली बच्चे इसकी? मैम बेसिकली ये पिक्चर बनानी है। एक तो आपने पेज नंबर 52 वाली पिक्चर बनानी है। नहीं मैम, ये जो आपने अभी स्लाइड दिखाई है ये सेम टू सेम ऐसी बनानी है। ये सेम टू सेम मामा ऐसे ले लो। हाँ पिक्चर जो है आप लोगों ने ब्लैंक पेज पे बनानी है और जो ये लिखा हुआ है ये थ्योरी मतलब बनानी है। अच्छा ये पिक्चर ये वाली नहीं बनानी, आप लोगों ने पिक्चर आप लोगों ने सीरस ग्लैंड की और म्यूकस ग्लैंड की बनानी है। लाइन लगा के हिस्ट्री वगैरह लाइक आपने जो डिफरेंसेस दिए हैं ये सही है बच्चे? हाँ डिफरेंसेस यही आपने ड्रॉ करने हैं। ठीक है, थैंक यू। सॉरी लिखने हैं। पिक्चर जो है आप लोगों ने पैरोटिड ग्लैंड की और सबलिंगुअल ग्लैंड की, मतलब क्योंकि पैरोटिड ग्लैंड की आप लोगों ने इसलिए ड्रॉ करनी है क्योंकि सीरस जो है वो पैरोटिड ग्लैंड के अंदर होते हैं, ठीक है, और जो म्यूकस है वो सबलिंगुअल ग्लैंड के अंदर होते हैं, और जो आपके पास सब मैंडिबुलर है वो मिक्स ग्लैंड होता है, यानी कि उसके अंदर सीरस सेल्स भी होते हैं, सॉरी सीरस एसिनाई भी होते हैं और म्यूकस एसिनाई भी होते हैं, ठीक है। और फिर इसका डिफरेंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हम बीडीएस वालों के लिए, ठीक है। तो डिफरेंस भी आप लोगों ने लिखने हैं एक पेज पे, ठीक है। इसके अंदर बहुत इजी सा इसकी देखो हेडिंग बताते हैं कि कंसिस्टेंसी के अंदर क्या डिफरेंस है, कंटेंट के अंदर क्या डिफरेंस है, साइटोप्लाज्म के अंदर क्या डिफरेंस है, ये आप लोग बनाए, ठीक है। क्लियर हो गया बच्चों आप लोगों को ग्लैंड्स का? ग्लैंड्स के अंदर क्या ड्रॉ करनी है? अच्छा अब आप कनेक्टिव टिश्यू की बात करें तो कनेक्टिव टिश्यू में आप लोगों ने क्या ड्रॉ करना है? आप लोगों ने लूज कनेक्टिव टिश्यू ड्रॉ करना है, ठीक है। उसके बाद डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू ड्रॉ करना है और डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू ड्रॉ करना है, ठीक है। वो मैं आपको पिक्चर जल्द ही शेयर कर लूंगी, ठीक है। पहले आप लोग ग्लैंड सब तक के बनाए। चलें बच्चों बहुत हो गया मेरे ख्याल से, ठीक है। अल्लाह हाफिज। ओके मैम, हाफिज।